तो उन्होंने उस समय एक ब्रिटिश ट्यूटर रखा था जिसको मेरे पिताजी अपनी आय का 1/4 भाग देते थे मुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए। तो संस्कृत और अंग्रेजी मैंने एक साथ सीखी। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मुझे इतना अच्छा माउंटेनरिंग का, पर्वतारोहण का गुरु मिलेगा। मेरी गुरु बचेंद्री पाल हैं। क्या बात? जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। मैं एक बार हिमालय के ऊपर एक चोटी के ऊपर बैठा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था और उस समय मुझे बोधि वृक्ष तो नहीं था वहां पे, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का बोध हुआ। मुझे जो लोग जानते हैं बोलते हैं कि जरूर गीता पढ़ रहे होगे या कोई उपनिषद पढ़ रहे होगे, लेकिन वो पुस्तक थी एलिस इन वंडरलैंड। और एलिस इन वंडरलैंड की 2 लाइनें थी जहाँ पे एलिस एक जगह पहुंची है और उसके बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में सड़कें जा रही हैं और वो समझ में नहीं आ रहा उसको कि वो कहाँ जाए। तो एक बिल्ली सामने से आ रही होती है, तो वो बिल्ली से पूछती है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस सड़क पे जाऊं। और वो बिल्ली बोलती है तो इस बात पे निर्भर करता है कि तुम पहुंचना कहां चाहती हो। और तभी मेरे को ये आभास हुआ कि मैं भी यूं ही बिना अपने ध्येय को जाने, बिना अपने लक्ष्य को जाने चलता ही जा रहा था। परंतु वहां पे जब मैंने आत्मचिंतन और आत्ममंथन किया तो मुझे अपने ध्येय का पता चला। नित्यानंद, मैं बताना चाहूंगा और इसमें मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपकी लेखनी में भी जो कमाल है और जो एक गहराई है वो बहुत उत्तम है और उसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि हम सौजन्य है आपका। IIM इंदौर पहला संस्थान था जिसने कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 5 साल का आरंभ किया और उस समय लोगों को लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी बेवकूफ़ी है। जब मैंने IIM बैंगलोर से PGPM किया था तब 4 लाख रुपए में मेरी IIM की शिक्षा पूर्ण हुई। आज यदि मैं देखूं तो IIM बैंगलोर की फीस 26 लाख और इसके अतिरिक्त 30 सहस्र मेस एडवांस प्रति टर्म, तो मिला के मुझे लगता है 27-28 लाख हो जाएगी। इतनी तो मुद्रास्फीति की वृद्धि नहीं है, इतनी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पहले सब्सिडाइज थी एजुकेशन और अब मार्केट वैल्यू पर आ रही है, अथवा कुछ और है? नमो मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम इस कोश सत्र की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, पिछले कोश सत्र में हमारे साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई IIT मुंबई के 2 गणित के प्राध्यापक थे और इस बार अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है हमारी प्रसारणी के लिए कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर IIM इंदौर के निदेशक, डायरेक्टर, प्राध्यापक प्रोफेसर हिमांशु राय जी। प्रोफेसर हिमांशु राय जी, भवताम हार्दम स्वागतम। धन्यवाद नित्यानंद। इनका संक्षिप्त परिचय मैं हमारे दर्शकों को दे दूं। प्रोफेसर हिमांशु राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप मरियमपुर, जयपुरिया और केंद्रीय विद्यालय अरमापुर से, कानपुर से पढ़े हैं। इसके पश्चात आपने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरतकल, NIT सूरतकल, NIT कर्नाटका जिसे कहा जाता है, वहाँ से आपने अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात टाटा स्टील जमशेदपुर में 8 वर्ष कार्य किया और फिर भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद IIM अहमदाबाद से फेलोशिप की उपाधि प्राप्त की। फिर आप अध्यापन के क्षेत्र में आए। आप जेवियर लेबर रिलेशंस इंस्टीट्यूट में 2 वर्ष तक प्राध्यापक रहे। फिर आप भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ में 2006 से 2014 तक आपने अध्यापन किया। तत्पश्चात इटली के SDA बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 2 वर्ष तक आप भारत में डीन के रूप में और मिलान में प्राध्यापक के रूप में रहे। आप फिर भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ में अध्यापक बनकर रहे, प्राध्यापक बनकर, और 2019 से आपने भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर का निदेशक का पद संभाला और गत वर्ष 2023 में आप पुनः 5 वर्षों के लिए निदेशक के रूप में आपका चयन हुआ। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप पर्वतारोहण करते हैं, आप संस्कृत भाषा बोलते हैं, आप कई भाषाएं बोलते हैं, बंगला, कन्नड़ा, और आपको योग में भी आपका अच्छा प्रवेश है। आप संस्कृत भाषा जानते ही नहीं है, परंतु संस्कृत भाषा में बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। आपकी एक पुस्तक अभी आई है, प्रवाह, जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हिमांशु राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्रसारणी पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप, जैसा मैंने कहा, आप में कई प्रतिभाएं हैं और आपकी जो अध्ययन, अध्यापन और जो अन्य कार्य हैं, लेखन आदि, इनकी यात्रा बहुत लोगों को प्रेरणा देती है। आपके छात्रों को तो देती ही है जो भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर में पढ़ते हैं, और अन्य छात्र भी जो हैं, अन्य जो भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक हैं और जो प्रबंधन मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, वे सब आपसे प्रभावित रहते हैं। तो आप इस यात्रा के विषय में हमारे दर्शकों को कुछ विस्तार से बताएं, जो इतने क्षेत्रों में आपने प्रवेश किया और इतनी उपलब्धियां प्राप्त की। तो यह यात्रा कैसे प्रारंभ हुई
आपके अनुभवों से हमारे श्रोता दर्शक लाभान्वित हों। किन किन चुनौतियों का आपने सामना किया और कैसे आपने उन पर विजय प्राप्त की? पता नहीं उपलब्धियां इनको कहना उचित रहेगा कि नहीं, परंतु मेरी तरफ से प्रयास रहता है और अथक प्रयास रहता है कि जो भी मैं चाहता हूँ उसको करने का और उसको अच्छे से करने का प्रयास करूँ। तो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे जो पिताजी हैं वो उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से पहले व्यक्ति थे जो कि शहर में आए और उन्होंने डिप्लोमा करने के बाद एक फैक्ट्री में बतौर सुपरवाइज़र काम करना शुरू किया। और मेरी माँ का जो परिवार था वो पाकिस्तान से विस्थापित होकर के 1947 में आकर के कानपुर में बसा और वहाँ पे 9 लोग एक कमरे में पैदा हुए और बड़े हुए। और उसके बाद जब माँ पिताजी का विवाह हुआ तो एक चीज़ उन्होंने जो की मेरे लिए वो ये था कि मेरे एजुकेशन में, मेरी शिक्षा में उन्होंने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया। मेरी माँ संस्कृत की प्राध्यापिका रही हैं और एक संस्कृत की पोस्ट ग्रेजुएट विद्यालय की 30 साल तक प्रिंसिपल रहीं। और उन्होंने शादी के बाद BA, B.Ed, MA, M.Ed, PhD, D.Litt ये सब संस्कृत में किया। इसके विषय में मैं बाद में बताऊंगा, पर संस्कृत मुझे माँ से मिली और इसीलिए हम लोग संस्कृत में ही बात करते थे, माँ और मैं। और उन्होंने, चूंकि उस समय उनको लगता था कि अंग्रेजी बोलना बहुत आवश्यक है और उनको थोड़ा सा हीन भावना लगती थी क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने उस समय एक ब्रिटिश ट्यूटर रखा था जिसको मेरे पिताजी अपनी आय का 1/4 भाग देते थे मुझे अंग्रेजी सिखाने के लिए। तो संस्कृत और अंग्रेजी मैंने एक साथ सीखी और उसके बाद मैंने फिर हिंदी, पंजाबी, भोजपुरी और उसके बाद अन्य भाषाओं को सीखा। जब मैं स्कूल में गया तो आरंभ से ही जो मेरी रुचि थी बोलने में, तो जितने भी डिबेट्स होते थे, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, एक्सटेम्परे होते थे, उन सब में मैं बोलता था। साथ ही मेरे माता पिता आर्य समाजी हैं, तो आर्य समाज के मंच पे जैसे ही मैंने बोलना आरंभ किया वैसे ही माँ कुछ कुछ लिख करके दे देती थी और मैं वहाँ पे आर्य समाज के मंच पे जा करके प्रति रविवार को कुछ ना कुछ बोलता था, चाहे वो 2 मिनट की प्रार्थना हो, चाहे वो 3 मिनट का एक संक्षिप्त उद्बोधन हो। तो इस तरह से जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी अभिरुचि खास करके संस्कृत शास्त्रों में और अंग्रेजी के लिटरेचर में गई। और पढ़ने का मुझे आरंभ से ही शौक़ था, क्विज़ेस का मुझे आरंभ से ही शौक़ था, क्विज़ेस की प्रतियोगिता में भी मैं भाग लेता रहता था। और उसके बाद 12वीं में, जैसा कि एक सामान्य मध्यम वर्ग परिवार में होता है, 2 ही ऑप्शन मेरे को, 2 ही विकल्प दिए गए थे कि या तो इंजीनियर बनो या डॉक्टर बने अथवा अभियंता बने। और इसका निर्णय मुझे लगता है कि 12वीं में नहीं, जब मेरा जन्म हुआ था उसी समय संभवतः हो गया था कि इसको इंजीनियर बनाना है और मेरा एक छोटा अनुज है उसको डॉक्टर बनाना है और वो अभी भी डॉक्टर है। कुछ परिवारों में गर्भाधान के पहले ये निर्णय होता। निश्चित रूप से। तो इसलिए मैं इंजीनियर बन गया और इस क्यारी सी सूरत कल गया। लेकिन वहाँ पे भी मैंने संभवतः मेरी जो अंदर के पैशन थे उनको पहचाना। तो वहाँ पे भी मैं बहुत सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेता था, मैं नाटक इत्यादि में भी, थिएटर में भाग लेता था। उसके बाद मैंने कई सारे प्लेस को डायरेक्ट भी किया और उसमें एक्टिंग भी की। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो कुछ प्रतिभाएं थी वो उस समय जागृत हुई। भले ही मैं इंजीनियरिंग में जाना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ जा कर के मुझे लाभ ही हुआ। और साथ ही कर्नाटक में चूंकि मैं गया तो एक और भाषा मुझे बोलने के लिए मिल गई। और इंजीनियरिंग के बाद मैं टाटा स्टील में गया और वहाँ पे मैंने शॉप फ्लोर पे पहले काम किया बतौर, वहाँ पे GT के बतौर मैंने ज्वाइन किया और शॉप फ्लोर पे वास्तव में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम किया, क्योंकि अधिकतर लोग इंजीनियरिंग करने के बाद भी IT के क्षेत्र में चले जाते थे, लेकिन मैं संभवतः उन गिने चुने लोगों में से हूँ जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस में ही काम किया। जी। टाटा स्टील में जब मैंने 8 साल व्यतीत किए तब एक चीज़ जो मेरे को टाटा स्टील से मिली, बहुत चीज़ें मिली, लेकिन उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण मिला वो था हिमालय के प्रति लगाव। क्योंकि हमारा जो GT ट्रेनिंग होता था उसका एक भाग था ट्रैकिंग पे जाना। अच्छा। और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मुझे इतना अच्छा माउंटेनरिंग का, पर्वतारोहण का गुरु मिलेगा। मेरी गुरु बचेंद्री पाल हैं। क्या बात। जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। तो उनसे मैंने माउंटेनरिंग सीखी, उनसे मैंने पर्वतारोहण सीखा। और जब मैं पहली बार हिमालय गया
उसी समय मुझे हिमालय से प्रेम हो गया। मुझे समझ में आ गया कि दिस इज़ माय स्पिरिचुअल अबोर्ड, मेरा आध्यात्मिक घर तो यहीं पे है। जी। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध भी है, क्योंकि मेरे माँ पिताजी ने जब मेरा नाम हिमांशु रखा तो उन्होंने संभवतः सोचा नहीं होगा कि मैं हिम का ही अंश हूँ जी। और हिमालय का ही एक अंश हूँ। और इसी तरह से 8 साल के बाद मैं एक बार हिमालय के ऊपर एक चोटी के ऊपर बैठा हुआ एक पुस्तक पढ़ रहा था, और उस समय अनायास ही मुझे, बोधि वृक्ष तो नहीं था वहां पे, लेकिन मुझे अपने कर्तव्य का बोध हुआ। मुझे अपना विजन की प्राप्ति हुई कि मुझे जीवन में क्या करना है, जिसको पर्पस बोलते हैं या ध्येय बोलते हैं। मुझे अपने जीवन के ध्येय का अनुभव हुआ अनायासी, कोई ऐसा कारण नहीं था। वो पुस्तक में 2 लाइनें जो मैंने उसमें पढ़ी, और वो पुस्तक का जब मैं नाम लेता हूँ, मुझे जो लोग जानते हैं बोलते हैं कि जरूर गीता पढ़ रहे होगे या कोई उपनिषद पढ़ रहे होगे, लेकिन वो पुस्तक थी एलिस इन वंडरलैंड। और एलिस इन वंडरलैंड की 2 लाइनें थी, जहाँ पे एलिस एक जगह पहुंची है और उसके बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में सड़कें जा रही हैं, और वो समझ में नहीं आ रहा उसको कि वो कहाँ जाए। तो एक बिल्ली सामने से आ रही होती है, तो वो बिल्ली से पूछती है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस सड़क पे जाऊँ। और वो बिल्ली बोलती है, ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि तुम पहुँचना कहाँ चाहती हो। तो एलिस बोलती है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बिल्ली बोलती है, तो फिर किसी भी सड़क पे चली जाओ। जी। लेकिन फिर एलिस को लगता है कि संभवतः मैंने सही उत्तर नहीं दिया, तो वो पुनः बोलती है कि मैं कहीं तो पहुंच जाऊं। वो बिल्ली बोलती है, अगर तुम चलती रहो बहुत देर तक तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगी। और तभी मेरे को ये आभास हुआ कि मैं भी यूं ही बिना अपने ध्येय को जाने, बिना अपने लक्ष्य को जाने चलता ही जा रहा था। परंतु वहां पे जब मैंने आत्मचिंतन और आत्ममंथन किया तो मुझे अपने ध्येय का पता चला, और उसके बाद मैं नीचे उतरा, टाटा स्टील गया, मैंने कैट का एग्जाम लिखा, और उसका रिजल्ट आने के पहले ही मैंने टाटा स्टील से रिजाइन कर दिया। जी। क्योंकि मैं इतना पक्का था, अपने इतना दृढ़ता थी मेरे अंदर कि चाहे जो भी हो, अब मुझे वहीं जाना है जहां का मुझे पता चला, और वो था अध्यापन के क्षेत्र में। जी। क्योंकि जो मेरा ध्येय था वो ये था कि मैं लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला सकूं। जी। मैं भारत के लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला सकूं, और इसके लिए उस समय मुझे लगा कि संभवतः अध्यापन के क्षेत्र में और लिखने लिखाने के क्षेत्र में जाने से मैं अपने इस ध्येय तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। जी। और उसके बाद की जीवनी तो आपने बता ही दी कि देवतात्मा हिमालय से आपको प्रेरणा मिली, जैसा कालिदास कहते हैं, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। निश्चित रूप पूर्वा परौ तोय निधि वगाय स्थितः पृथिव्याम एव मानदंड। निश्चित रूप तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, ये मुझे जानकारी तनिक भी नहीं थी, और मुझे ये नहीं पता था आप बछेंद्री पाल से आपने पर्वतारोहण सीखा। ये मैं जानता था आप कई शिखरों पर चढ़ चुके हैं, पर आप बछेंद्री पाल से आप सीखे हैं, ये जानकर बहुत हर्ष हुआ। धन्यवाद आपका। और अगला प्रश्न मेरा है जो भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर को लेके। इसकी स्थापना जहां तक मुझे ध्यान है 1996 में हुई थी, 6ठे भारतीय प्रबंध संस्थान के रूप में, और लगभग अगले 31 वर्षों में इस संस्थान ने भारत के शीर्ष 5 संस्थानों में अपना स्थान निश्चित कर लिया है। यह यात्रा कैसे संपन्न हुई? एक जो नया संस्थान बना 1996 में, और इतने अल्प समय में, मुझे ध्यान है जब मैंने कैट की परीक्षा दी थी तब भी भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर शीर्षस्थ प्रबंध संस्थानों में गिना जाता था, और ये 2004 की बात है। तो मात्र 8 वर्षों के अंदर एक संस्थान कैसे देश के गिने चुने संस्थानों में आ जाता है, यह कैसे संभव हुआ, और किस प्रकार यह संस्थान तब से लेकर अब तक सफलता की सीढ़ियों पर आगे बढ़ता ही रहा है, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। मुझे लगता है कि नेतृत्व की जो क्षमता है और जिस तरह का नेतृत्व भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर को आरंभ से ही मिला, वो बहुत ही दृढ़ था। तो जैसा कि आपने बोला कि ये 6ठा IIM था, और अब इसकी गिनती देश के प्रथम 5 IIMs में आती है, और ना सिर्फ प्रथम 5 में आती है बल्कि विश्व के 100 में आती है। और IIM इंदौर ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेड संस्थान है। भारत में मात्र 3 ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेड संस्थान है, और पूरे विश्व में 100 केवल ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेड संस्थान है। मैं अभी मेक्सिको से आ रहा हूँ, और वहाँ पे IIM इंदौर को सेंट्रल एशिया में 3य स्थान प्राप्त किया। IIM बैंगलोर आपका प्रथम स्थान पे था, IIM अहमदाबाद 2य स्थान पे, और IIM इंदौर 3य स्थान पे। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज़ थी कि सेंट्रल एशिया के प्रथम 3 संस्थानों में भारतीय संस्थान ही थे। जो 3य स्थान है वो हमने कजाकिस्तान के इंस्टीट्यूट के साथ शेयर किया। तो जो मैं बोल रहा था कि ये जो नेतृत्व है ये बहुत महत्व रखता है। उदाहरण के तौर पे IIM इंदौर पहला संस्थान था जिसने कि एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम
5 साल का आरंभ किया। और उस समय लोगों को लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसी बेवकूफ़ी है, क्योंकि किसी और आयाम ने नहीं किया था, किसी पुराने आयाम ने नहीं किया था। पर मुझे लगता है उस ये समय स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम है? हाँ जी, जब 12वीं के तुरंत बाद। और उसमें कई व्यवधान भी आए थे, क्योंकि उस समय आईआईएम डिग्री नहीं दे सकता था जी। और इसलिए उस स्नातक की डिग्री देने के लिए आईआईएम ने इग्नू के साथ समझौता किया। तो इग्नू की डिग्री मिलती थी और उसके बाद व्यक्ति एमबीए में आ जाता था, जहाँ से पीजीडीएम का उस समय मिलता था। ऑफ कोर्स 2018 के बाद एक बार जब आईआईएम एक्ट आ गया तो अब से हम लोग डिग्री भी दे सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय से लेकर के 2009 में जो एक नेतृत्व आया श्री रविचंद्रन का, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा काम किया। ये वही रविचंद्रन हैं जो पहले आईएम अहमदाबाद में, और उन्होंने मुझे भी पढ़ाया है और जो मेरे प्रेडेसेसर हैं ऋषिकेश कृष्णन, उनको भी पढ़ाया है। तो 2009 से 2014 कृष्णन जी ने मुझे पढ़ाया और रवि गोल भी है और छोटी भी है। रविचंद्रन जी से मैं मिल चुका हूँ। ये हमारे महाविद्यालय में एक बार आए थे निर्णायक बनकर एक प्रतियोगिता में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 2009 से 2014 के बीच में बहुत सारा निर्माण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारे नए कार्यक्रम आए। उसके बाद 2014 से लेकर 2019 तक एक्रेडिटेशन के ऊपर बहुत सारा काम किया गया ऋषिकेश कृष्णन जी के नेतृत्व में। और उसके लिए जब 2019 में मैं आया 31 दिसंबर 2018 को, वैसे तो मेरा जो पूरा फोकस था, मेरा जो पूरा ध्यान था वो इस पे कि अभी तक हम इंक्रीमेंटल एक प्रोग्रेस कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके। अब हमको एक अलग लेवल पे जाना है और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे आईआईएम इंदौर की कम्युनिटी को, क्योंकि वो एकजुट होकर के एक बार जब मैंने उनको अपनी दृष्टि दी और एक दिशा देने का प्रयास किया तो पूरा आईआईएम इंदौर एकजुट हो गया। चाहे वो हमारे फैकल्टी हों, चाहे वो हमारे स्टाफ हों, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हमारे अलमनाई हों, चाहे वो इंडस्ट्री बॉडीज़ हों, सब ने मिल करके हमारे साथ काम किया। तो मुझे लगता है कि 2 चीज़ें जो मैंने की उससे हमको बहुत सफलता मिली। पहली चीज़ ये कि मैंने ये बोला कि मेरे अनुसार, ये मेरा अपना निजी विचार है कि आईआईएम्स ने, भारतीय प्रबंध संस्थानों ने इन जनरल संभवतः राष्ट्र निर्माण में उतना योगदान नहीं दिया जितना कि दे सकते थे। और मैंने बोला अब आईआईएम इंदौर राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेगा। तो हमने 5 एक बड़ी, जिसको हम विकेट प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि बड़ी चुनौतियां, उनको चिन्हित किया और हमने बोला कि अब हम इनके ऊपर काम करेंगे। तो इससे हमको लाभ ये हुआ कि जब हम उन प्रॉब्लम्स पे काम करने लगे, उन समस्याओं पे काम करने लगे, तो उनका निस्तारण तो हमने किया ही किया, लेकिन साथ ही हमारा नाम देश में और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा कि यहाँ पे कुछ अलग काम हो रहा है। और इसके लिए जैसा कि मैंने बोला कि मेरे जो फैकल्टी के संकाय के सदस्य थे वो लोग मिल करके आए। इसमें कोई इंसेंटिव नहीं था उनके लिए, बस ये था कि वो एक राष्ट्र निर्माण में अपनी अल्पाहुति दे रहे हैं मेरे साथ मिल करके। तो मुझे लगता है कि पहला ये कि एक जो विजन और दृष्टि और एक दिशा देने का जो मैंने प्रयास किया, उसमें सब लोगों ने आकर के अपना समुचित योगदान दिया। और दूसरा ये दैट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन प्रैक्टिसिंग व्हाट आई प्रीच। तो मैं साधारणतया वो करने का प्रयास करता हूँ जो मैं बोलता हूँ, क्योंकि अन्यथा परोपदेश कुशल बहुतेरे वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए मैंने स्वतः भी जितने भी हम ये कार्यक्रम करते थे, जितने भी हम इन चुनौतियों का मुकाबला करते थे, इनका सामना करते थे, इन सब की टीम में मैं स्वतः भी शामिल होता था और मैं खुद भी काम करता था। जैसे आज भी मैं खुद पढ़ाता भी हूँ। अभी भी कम से कम एक रिसर्च पेपर तो मेरा निकलता ही है प्रतिवर्ष। लिखने का प्रयास करता हूँ और कॉलम्स भी लिखता हूँ, ताकि ये ना लगे कि ये सिर्फ आदेश देते हैं लेकिन स्वतः वो सब नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन जो 2 चीज़ों का सम्मिश्रण और जो पूर्व में भी बहुत ही सुदृढ़ नेतृत्व आईआईएम इंदौर को मिला, उसका ये परिणाम है कि आज आईआईएम इंदौर इस स्थान पे पहुंच गया है जहाँ पे ना सिर्फ राष्ट्र में बल्कि अंतर्राष्ट्र, बाकी दूसरे राष्ट्रों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी सराहना की जाती है। जी, धन्यवाद। आईआईएम इंदौर, भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर के विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों, संसाधनों, अनुसंधानों, शिक्षणेतर गतिविधियों पर यदि आप कुछ प्रकाश डाल सकें, प्रस्थापन, प्लेसमेंट्स, तो हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। आईआईएम इंदौर सारे आईआईएम्स में सबसे बड़ा आईआईएम है जहाँ तक छात्रों की संख्या, क्योंकि हमारा ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बाकी लोगों के पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नहीं है जो पुराने आईआईएम्स है। तो लगभग 1900 छात्र छात्राएं आईआईएम इंदौर में पढ़ते हैं, सारे प्रोग्राम्स को मिला करके।
हमारे लगभग 110 फैकल्टी मेंबर्स हैं। 193 एकड़ का कैंपस है जो कि एक हिल के ऊपर बना हुआ है, एक पहाड़ी के ऊपर। विशालतम है सभी IIMs? पुराने आईएम्स में विशालतम है, क्योंकि नए आईएम्स को तो 200 एकड़ की भूमि दी ही जा रही है। अच्छा। लेकिन पुराने आईएम्स में ये विशालतम है। और इसके अलावा ये ट्रिपल क्राउन की तो मैंने आपको बात बताई ही। रिसर्च पे हमारा बहुत फोकस है, और रिसर्च में हम ना सिर्फ ये देखते हैं कि हम जर्नल्स में पब्लिश करें, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि हम इम्पैक्ट लाएं अपनी रिसर्च के द्वारा। इसके कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, पर जो 2-3 मुख्य उदाहरण है वो देना चाहूँगा। कि एक तो हमने 2022 में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन ये खोला। 19.95 करोड़ का हमको एक ग्रांट इन एड मिला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से, और उसमें हम स्वच्छ भारत मिशन में उसको सुदृढ़ बनाने में लगे हुए हैं। तो हम जितने भी 4,800 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं इन विषयों पे, और साथ ही कुछ शहरों में हम SPM के अंतर ही जो स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, उसके अंतर्गत एक IEC स्ट्रैटेजी होती है, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। तो उसके तहत हमने एक मॉडल तैयार किया है, और हम शहरों को और अच्छा बनाने की, और साफ बनाने की, और स्वस्थ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सब अनुसंधान के थ्रू हो रहा है, ये सब रिसर्च ड्रिवन है, ना कि ऐसे ही हम जाकर के कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो ये पहला उदाहरण है। कोविड के समय में हमने बहुत सारे अनुसंधान किए कोविड के ऊपर, और कोविड का क्या दुष्प्रभाव पड़ा है, खासकर जो मानसिक अर्थव्यवस्था पे, और उसके बाद मानसिक स्तर पे, लोगों की मनःस्थिति पे। तो इसके ऊपर हमने फिर अनुसंधान के लिए एक स्पेशल मैंने बजट बना करके कि कोविड के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सीड मनी एक अलग से मिलेगा। तो उसके ऊपर हमारा बहुत सारा अनुसंधान हुआ है। और जो तीसरा हमने अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण किया वो ये कि मध्य प्रदेश के जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने उनकी समस्याओं को समझ करके उनके लिए उसके बाद 3 व्हाट्सएप पे वीडियो मॉड्यूल्स बनाए उनको ट्रेन करने के लिए उन समस्याओं पे, और इनसे 3.25 लाख शिक्षकों को लाभ मिला। तो ये कुछ मैंने आपको उदाहरण दिए, पर इस तरह के अनुसंधान IIM इंदौर में किए जाते हैं, और बाकी जो साधारण प्रबंधन के अनुसंधान हैं वो तो और शोध होते ही रहते हैं। जी। IIM इंदौर में एक उद्यमियों के लिए एक नवोन्मेष और परिवर्धन केंद्र है, क्लिक एंड इंक्यूबेशन एंड IIM इंदौर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताइए, यहाँ उद्यमियों को किस प्रकार की सहायता दी जाती है, आर्थिक रूप से अथवा जो आपका कार्यालय है उसका क्षेत्र अथवा किसी अन्य रूप से, और किस प्रकार इसका कोई उद्यमी लाभ उठा सकता है। तो इसमें हम लोग 2-3 चीज़ें करते हैं। नंबर 1 तो एक मेंटोरशिप है। तो यदि किसी के पास कोई आइडिया है और वो उसको यहाँ पे लाना चाहता है तो उसमें हम उनकी सहायता करते हैं कि वो उस आइडिया को वास्तव में क्रियान्वित कैसे करें, और ये पहला है। तो हम मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, हमारी जो फैकल्टी संकाय सदस्य हैं वो मेंटोर बन जाते हैं इनके। दूसरा, अभी हमने एक 5 करोड़ रुपए इसके अंदर लगाए हैं जिसके थ्रू हम सीड फंडिंग भी कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो हम 50 लाख रुपए तक की सीड फंडिंग इसके थ्रू कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अन्वेषण के विषय में बताया, वाटर सैनिटेशन, हाइजीन और वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत भी हम सीड फंडिंग देते हैं। और इसके अलावा हम हैकेथॉन्स भी करते हैं, खासकर अगर इन एरियाज़ पे, ये जो 4 एरियाज़ हैं, इसके ऊपर कोई यदि अब स्टार्टअप लाना चाहता है तो हम एक कॉम्पिटिशन कराते हैं कि अगर आपके पास कोई बढ़िया आइडिया है तो उन आइडियाज़ को हम देख करके, उन विचारों को देख करके, उसमें जो सर्वोत्तम विचार हमको लगता है उसको हम ले करके फिर उसके बाद उसको भी सीड करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा हमारे जो अलमनाय हैं, IIM इंदौर के अलमनाय, उन्होंने भी एक सीड फंड बनाया हुआ है, और उसके थ्रू जो भी अगर IIM इंदौर का कोई छात्र अथवा पूर्व छात्र किसी स्टार्टअप में इंटरेस्टेड है, एक अच्छे आइडिया के साथ आता है, तो हम उनको भी फंडिंग देते हैं। जी। अब चलते हैं दूरस्थ शिक्षा के विषय पर। हमारे दर्शकों को हो सकता है विदित ना हो, IIM इंदौर का एक दूरस्थ शिक्षण केंद्र मुंबई में है। तो जो मुंबई परिसर है और इंदौर परिसर है, इनमें क्या अंतर है? कौन से कार्यक्रम मुंबई परिसर में आप एक छात्र के रूप में आप उनका अध्ययन कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम का
जो भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर के कार्यक्रम हैं उनकी तुलना में क्या मूल्य है? इसके अतिरिक्त क्या मुंबई परिसर के अतिरिक्त और भी कोई दूरस्थ शिक्षा केंद्र भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर का है अथवा नहीं, इस पर आप प्रकाश डालिए। तो IIM इंदौर का जो मुंबई कैंपस है, जो कि हीरानंदानी पवई में है, वहाँ पे हमारा वीकेंड MBA चलता है, जिसको हम PGP MX बुलाते हैं। इनफैक्ट मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। जो 22वां बैच है उसका अभी मैंने उद्घाटन किया। पुराना कार्यक्रम है फिर? ये पुराना कार्यक्रम है, ये पुराना कार्यक्रम है। हम लगभग 14 वर्षों से यहाँ पे हैं। पहले ये कैंपस बेलापुर में हुआ करता था, परंतु 2019 में हम लोग ने इस कैंपस को 2021 में हम लोगों ने इस कैंपस को हीरानंदानी पवई में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे हमारा ये वीकेंड MBA प्रोग्राम चलता है, जिसमें महीने में 2 अल्टरनेट वीकेंड्स पे कक्षाएं होती हैं, शनिवार और रविवार को, और MBA की डिग्री मिलती है। और दूसरा जो हमारा एग्जीक्यूटिव एजुकेशन है उसके कार्यक्रम होते हैं। तो वो 3 दिन के कार्यक्रम से लेकर के 6 महीने तक के जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग IIM इंदौर के मुंबई कैंपस से करते हैं। और IIM इंदौर के मुंबई कैंपस और जो हमारा IIM इंदौर का इंदौर कैंपस है, इनके बीच में कोई भी भिन्नता नहीं है, क्योंकि हमारे ही फैकल्टी वहाँ से इधर आते हैं और 3 फैकल्टी हमारे परमानेंटली अभी मुंबई में ही रह रहे हैं। अच्छा। और उसके अलावा भी यदि कोई फैकल्टी अगर चाहता है कि वो मुंबई आकर के रहे तो वो भी हो सकता है। मुंबई के अलावा मुंबई आकर कोई क्यों रहना चाहेगा? नहीं, कभी लोग रहना चाहते हैं। मैं प्रदूषण की दृष्टि से कह रहा हूँ। प्रदूषण के दृष्टिकोण से तो वास्तव में कोई नहीं आना चाहेगा, परंतु कुछ लोगों के अगर फैमिली में ऐसा है कि अगर उनका स्पाउस यहाँ पे काम कर रही हैं या कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि फिर दोनों लोग एक ही स्थान पे रहें। और इसके अलावा हमारा और कोई कैंपस नहीं है, लेकिन दुबई में और मिडिल ईस्ट में हम लोग का एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के प्रोग्राम्स कार्यक्रम चलते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा कैंपस नहीं है, परंतु हमारा एक पार्टनर है जो कि एक स्थान को उपयोग में लाता है, और वो सारा जितना भी उसका मेंटेनेंस वगैरह है और जितने भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है वो प्रदान करता है। लेकिन वहाँ पे भी हम लोग पिछले 5 वर्षों से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन के कार्यक्रम कर रहे हैं, और लगभग 900 हमारे एग्जीक्यूटिव एजुकेशन अलमनाई आज के तारीख में मिडिल ईस्ट में भी हैं। ये कहाँ है? दुबई में है? ये दुबई में है जी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बिडाल प्रश्न, कैट क्वेश्चन, जो बहुत सारे दर्शकों की और श्रोताओं की इसमें रुचि होगी। जैसे जब मैंने ये परीक्षा लिखी थी 2004 में, तब एक आश्चर्य मेरे सामने प्रकट हुआ था जैसे ही मैंने परीक्षा पत्र खोला था। तो अब तक सभी प्रश्नों का 1 अंक हुआ करता था, और 2004 में पहली बार ऐसा हुआ था जब एक ही प्रश्न पत्र में अलग अलग अंकों के प्रश्न थे, कुछ आधे अंक के, कुछ 1 अंक के, कुछ 2 अंक के। तो इस प्रकार जो सामान्य प्रवेश परीक्षा है, कॉमन एडमिशन टेस्ट है, इसका रूप भी परिवर्तित होता रहा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, अलग अलग IIM अलग अलग वर्ष इसका समायोजन करते हैं। तो इस परीक्षा के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए, अभी इसका क्या प्रारूप है, किस प्रकार लोग इसके लिए प्रयास करते हैं 2-2 वर्षों तक, और कितने लोग इसमें लिखते हैं। मेरे समय मुझे लगता है 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों ने ये परीक्षा लिखी थी। और किस प्रकार भिन्न भिन्न भारतीय प्रबंधन संस्थान इस परीक्षा का बारी बारी से समायोजन करते हैं। तो ये जो कैट की परीक्षा है, ये आरंभ से ही 3 मूलभूत चीज़ों को देखती है। वर्बल, जिसको कॉम्प्रिहेंशन भी हम लोग बोलते हैं, क्वांटिटेटिव, और उसके अलावा DI और LR, डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। तो उसमें ये जो मूलभूत तत्व हैं 3, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन उसके अलावा हम लोग बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। जैसा आपने बताया कि 2004 में ये हुआ, 2009 में उसके बाद ये परीक्षा ऑनलाइन हो गई। और यदि आपको याद होगा तो 2009 में परेशानी भी हुई थी जब ये पहली बार हम लोग ऑनलाइन इसको लेकर के गए थे। उसमें कंप्यूटर फेल हो रहे थे, कहीं कहीं सिस्टम फेल हो रहे थे, थोड़ी अफरा तफरी मची थी। और इसीलिए 2010 में मुझे कन्वीनर बनाया गया था ताकि मैं इसकी थोड़ी सफाई करूं। और वो इसलिए दिया गया था क्योंकि मेरे पास अनुभव था टाटा स्टील में एक प्रोजेक्ट हैंडल करने का, जहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करता था। और 2010 से उसके बाद ये एकदम त्वरित गति से, एकदम सामान्य गति से कैट चल रहा है। उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग एक्सपेरिमेंट इस तरह से करते हैं कि ये देखते हैं कि कितने प्रश्न होने चाहिए, और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी जो होती है वो मेरे ख्याल से पहले नहीं होती थी, लेकिन बाद में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। और अभी जिस तरह से कैट चलता है वो ये कि एक IIM और ये जो हमारे जो टॉप 6 IIM हैं, जो पुराने 6 IIM हैं, उनमें से एक IIM को इसका भार दिया जाता है।
प्रतिवर्ष। और ये पुराने जो प्रतिवर्ष 6 हैं उन्हीं को, जो हाँ पुराने जो 6 हैं, और प्रतिवर्ष उनमें से एक आईएम बाय सर्कुलेशन उसको लेता है बारी बारी से, और उसका प्रभार उस आईएम के ऊपर रहता है। लेकिन जितने भी हमारे बाकी जो 5 आईएम हैं वो अपना पूरा सहयोग उसमें देते हैं। तो एक कमेटी है जो कि एडमिशन चेयरपर्सन जो होते हैं उन लोगों की बनी हुई, तो वो लोग इसको देखते हैं। और उसके बाद यदि कोई ऐसी कठिनाई आती है या कोई ऐसा बाधा आती है तो उसके निस्तारण के लिए फिर हम लोग जो निदेशक हैं हम लोग बैठ करके उस पर निर्णय लेते हैं। और कैट में आपने बोला कि उस समय 1.25 लाख थे, जब मैंने लिखा था 1999 में मेरे ख्याल से 45,000 ही थे जी। जो लोग कैट लिखते थे, और इस साल 3.2 लाख लोगों ने कैट को लिखा है। और कितने स्थान होंगे पुराने जो 6 भारतीय प्रबंध संस्थान है इसमें प्रवेश के लिए? पुराने अगर मान ले तो 500 मान लीजिए एक का, तो 3,000, और बाकी जो नए आईएम्स है 500 हैं अब? 500 हैं। 500 क्या है। बात। हमारे समय में 165 सीट थी आईएम अहमदाबाद में। मेरे समय 253। अब लगभग 500 के आसपास सीट्स हैं। तो अगर हम सारे आईएम्स को ले ले, जितने 21 आईएम्स हैं सबको ले ले, तो भी मेरे ख्याल से पूरी जो संख्या है वो 5-6 हज़ार से अधिक की नहीं होगी। जी। एक और बात, जब मैंने लिखा था ये परीक्षा, उसके 1 वर्ष पहले परीक्षा पत्र लीक हो गया था। आपको ध्यान होगा 2003 की बात है, जब 2 बार ये परीक्षा हुई थी, और मुझे लगता नहीं उसके पश्चात कभी ऐसा हुआ। नहीं, उसके बाद बिल्कुल ही नहीं हुआ। और अब जब ऑनलाइन हो गया है तो हमने इतने अच्छे सिस्टम अपने सुदृढ़ करके रखे हुए हैं कि अब ये कभी भी नहीं होगा। असंभव है। असंभव तो खैर कोई भी चीज नहीं है, परंतु संभावना बहुत ही कम है। नगण्य है। नगण्य है, एकदम नगण्य है। अब एक प्रश्न जो हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे इस विषय में, जो मूल्य है आईएम में पढ़ने का, फीस जो है, इसकी वृद्धि बहुत हुई है पिछले कुछ वर्षों में। तो एक मैं आंकड़ा दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जब मैंने आईएम बैंगलोर से पीजीपीएम किया था, तब 4 लाख रुपए, जिसमें 3.5 लाख रुपए में सब कुछ, शिक्षण और आवास, भोजन, और 50 सहस्त्र रुपए में एक लैपटॉप, 4 लाख रुपए में मेरी आईएम की शिक्षा पूर्ण हुई। और मुझसे जो 1 वर्ष पहले थे उनकी 3.5 लाख में पूर्ण हुई थी। आज यदि मैं देखूं तो आईएम बैंगलोर की फीस 26 लाख है, और इसके अतिरिक्त 30 सहस्त्र मेस एडवांस प्रति टर्म, तो मिला के मुझे लगता है 27-28 लाख हो जाएगी। और दूसरे आईएम यदि देखें तो यही 25 लाख के आसपास। यदि हम इसको प्रतिवर्ष की वृद्धि देखें तो 10 से 11% CAGR। इतनी तो मुद्रास्फीति की वृद्धि नहीं है, इतना हमारी औद्योगिक वृद्धि नहीं है, इतनी अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पहले सब्सिडाइज थी एजुकेशन और अब मार्केट वैल्यू पर आ रही है, अथवा कुछ और है? मुझे ध्यान है जब मैं इसकी परीक्षा लिख रहा था, अथवा उससे 1 वर्ष पहले, मुरली मनोहर जोशी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें भारतीय प्रबंध संस्थानों को वो अधिक नियंत्रित करना चाहते थे, और उनका एक प्रस्ताव था 50 सहस्त्र रुपए में भारतीय प्रबंध संस्थानों से कोई प्रबंधन पढ़ सके। हम लोग तो छात्र के रूप में समर्थन करते थे कि 50 सहस्त्र रुपए में हमें MBA मिल जाएगा, पर तब इतनी समझ हमें नहीं थी। पर वह भी हो सकता है आर्थिक रूप से कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं होता। पर इतनी जो फीस बढ़ गई है आईएम्स की, इसके पीछे क्या कारण है? और क्या इसके कारण कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है? क्या इसके कारण कुछ लोग सोच रहे हैं कि वे आईएम में पढ़ें अथवा ना पढ़ें? तो पहला चीज ये कि ये जो फीस की वृद्धि हुई है, ये जो कॉस्ट है उसी के अनुसार हुई है। तो जब हम लोग पढ़ते थे, जब मैं पढ़ता था, तो उस समय कंप्यूटर्स नए नए आए थे। कंप्यूटर्स किसी के पास थे, किसी के पास नहीं थे, और उनकी आवश्यकता भी नहीं होती थी। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब होती है। अब जब हम देखते हैं तो जिस तरह के संसाधन हैं, जिस तरह के क्लासरूम हैं, कोविड के टाइम में जैसे बहुत सारा डिजिटलाइजेशन हुआ, तो उस सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर हम कैंपस को देखते हैं तो कैंपस में जो सुविधाएं हैं, जो मेरे समय में सुविधाएं थी और जो आज हमारे कैंपस में सुविधाएं, उनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये जितनी सारी सुविधाएं हैं, और क्योंकि आईआईएम्स ऑटोनमस भी हैं और सेल्फ फंडेड भी हैं, हमको भारत सरकार से कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, हम अपने पैसे से ही करते हैं, तो इसलिए जो फीस बढ़ी है ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। ये फीस मेरे हिसाब से एकदम ठीक बढ़ी है। और यदि हम इसको आरओआई के दृष्टिकोण से भी देखना चाहें तो अगर आप देखें तो अभी मीडियन सैलरी फीस से अधिक है छात्रों की। अच्छा। 1 साल की। अच्छा।
तो इसलिए कोई भी इसमें वित्तीय रूप से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बिल्कुल ही विसंगति नहीं है। और जो दूसरा आपने बोला कि इससे क्या किसी को कष्ट होता है, बिल्कुल ही नहीं। तो ये तो आप भी जानते हैं कि जिस दिन आईआईएम के अंदर पहला दिन होता है, उस दिन सारे बैंक एक लाइन लगा करके वहाँ पे प्रदर्शनी अपनी करते हैं कि हमारे से लोन ले लीजिए। उसके अलावा कम से कम मैं जो पुराने 6 हम लोग आईआईएम हैं, मैं जानता हूँ कि हर आईआईएम में एक नीड बेस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट का प्रावधान है। तो आईआईएम इंदौर में उदाहरण के तौर पे पैसे की समस्या को, धन की समस्या को लेकर के कभी भी आज तक किसी का एडमिशन नहीं रुका है और ना ही आगे भविष्य में कभी रुकेगा। उनके लिए हमारे पास स्कॉलरशिप है, उनको फंड करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा है। जी, मुझे ध्यान है जब आईआईएम बैंगलोर से मुझे प्रवेश मिला था वहाँ, तो प्रवेश पत्र के साथ साथ ऋण पत्र भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उसी पत्र के साथ आया था और वह बैंक की शाखा भी आईआईएम बैंगलोर के से सटी हुई थी, बाहर निकलते ही थी। तो उन्होंने ये बहुत सोच समझ के कहा कि यहाँ आईआईएम बैंगलोर में लोग आ रहे हैं, तो चलो इसी बैंक की शाखा से इनको लोन दिलाएं तो इनका आने में समय बचेगा। और आईआईएम इंदौर के अंदर ही स्टेट बैंक की शाखा है और वहीं से ऋण मिलता है। जी, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आपकी पुस्तकों पर कुछ लघु चर्चा हो जाए। आपकी एक पुस्तक जहाँ तक मुझे ध्यान है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर है, जो आपका विषय है अनुसंधान का, जो 2 अन्य लेखकों के साथ है और इसके मुझे लगता है 9-10 संस्करण आ चुके हैं। जी जी जी। और दूसरी एक पुस्तक जो आपके पीछे है नेगोशिएशन पर। जी। और तीसरी पुस्तक प्रवाह, जो हमारे दर्शकों को हम दिखा दें, ये है प्रवाह, डॉक्टर हिमांशु राय की नवीनतम पुस्तक। तो अन्य भी हो सकता है पुस्तकें हों, आपके लेख हों, अनुसंधान लेख हों। लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है, विशेषतः पुस्तकों को लिखने की? क्योंकि जहाँ तक कोई शोध पत्र लिखने की बात है, वहाँ तो चलिए हम 1-2 मास तक लगन से लिख सकते हैं, पर पुस्तक लिखने के लिए आपको लंबे समय तक अपना समय निकाल कर एक ध्येय पर चलना पड़ता है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है और विशेषतः इन पुस्तकों के लेखन में आपको क्या अनुभव था? आगे आप किन पुस्तकों को लिखने का विचार कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। चूंकि मेरी पीएचडी निगोशिएशन में है और मैं निगोशिएशन मात्र पढ़ाता और पढ़ता नहीं हूँ, बल्कि मैं निगोशिएशन करता भी हूँ। कंपनीज़ के बिहाफ पे करता हूँ, सरकार के बिहाफ पे करता हूँ और कुछ लोगों के बिहाफ पे भी कभी कभी निगोशिएशन करता हूँ। तो जब निगोशिएशन पे मैंने इतना काम करना आरंभ किया और काफ़ी रिसर्च, शोध और अनुसंधान भी किए, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी लोगों ने, खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स थे और एक्स स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि मुझे इस पे एक पुस्तक लिखनी चाहिए ताकि जितने भी मेरे पढ़ाने के जो मटेरियल है वो सब एक स्थान पे आ सके। तो ये मेरा पहला एक मोटिवेशन था। और दूसरा मोटिवेशन इस बात पे आया कि संभवतः बहुत कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि जो मैंने निगोशिएशन पे अपनी पीएचडी की थी, तो उसमें 3 चीज़ें की थी। एक तो मैंने जो उस समय भारत के टॉप निगोशिएटर्स थे उनका इंटरव्यू लिया था और उसके बाद उसका एक क्वालिटेटिव एनालिसिस करके एक फ्रेमवर्क बनाया था। दूसरा, मैंने पूरे महाभारत का एनालिसिस किया और महाभारत के जितने भी दृष्टांत थे उसमें से 30 दृष्टांतों को चुना और उनका एनालिसिस करके एक फ्रेमवर्क बनाया। और उसके बाद जैसे हमको एक सर्वे मेथड करके स्टैटिस्टिकल पैर देने पड़ते हैं अपने अनुसंधान को, वो किया। तो मेरी एक ये भी इच्छा थी कि महाभारत के जिन दृष्टांतों से मैंने प्रेरणा ली निगोशिएशन के विषय में, उनको मैं बिजनेस केसेस में परिवर्तित करूं। कोई एक उदाहरण? तो ये मेरी जो निगोशिएशन की ये जो निगोशिएशन की पुस्तक है, तो इसके सारे चैप्टर्स में 11 चैप्टर हैं इसमें। इस सारे 11 चैप्टर में एक केस है और वो केस महाभारत के दृष्टांत को परिवर्तित करके बिजनेस केस बनाया गया है। बहुत रोचक। तो उदाहरण जैसे आपने बोला, तो एक दृष्टांत जैसे है कि जब शांतनु, महाराज शांतनु दशराज की पुत्री सत्यवती को देखते हैं तो वो उसके प्रेम में आतुर हो जाते हैं। और उसके बाद का दृष्टांत आपको पता है कि वो दशराज के पास जाते हैं उनकी पुत्री का हाथ मांगने। तो दशराज ये एक कंडीशन रखते हैं कि अब मैं तभी मानूंगा यदि सत्यवती और आपके बीच जो पुत्र होता है वो अगला राजा बने। और दशराज की ये बात सुनकर के शांतनु वापस आ जाते हैं, लेकिन जब देवव्रत को पता चलता है तो वो जाकर के दशराज को ये प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि शांतनु और सत्यवती जी का ही पुत्र अगला राजा बनेगा, मैं नहीं। और उसके बाद दशराज जब बोलते हैं कि भाई आप तो हो सकता है इस प्रतिज्ञा को माने, परंतु आपके पुत्र पुत्री यदि हुए और उन्होंने नहीं माना, तो उसके बाद
देवव्रत वो भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, आजीवन अविवाहित रहूंगा। तो ये जो दृष्टांत है इसको मैंने एक बिजनेस केस में कन्वर्ट किया कि भाई शांतनु नाम का एक बिजनेसमैन है जिनकी एक कंपनी है, और उनको दिखाई देती है एक और कंपनी जो दशराज एंटरप्राइजेस की है जिसका नाम सत्यवती एंटरप्राइजेस है, और उनको लगता है कि अगर इन दोनों का मर्जर हो जाए तो ये दोनों कंपनीज के लिए अच्छा होगा। लेकिन जब वो जाते हैं दशराज से उस कंपनी के मालिक से बात करने, तो वो मालिक ये बोलता है कि मेरा पुत्र यदि CEO बनेगा तो तभी फिर मैं इसको मानूंगा। तो इस दृष्टांत को इस तरह से मैंने एक बिजनेस केस में परिवर्तित करके, और उसके बाद इसमें दिखाया कि कैसे एक निगोशिएशन दशराज और शांतनु के बीच में होता है, और किस तरह से पुनः एक निगोशिएशन देवव्रत और दशराज के बीच में होता है। और ये पूरा एक बिजनेस केस बना करके 11 अध्यायों में सभी 11 दृष्टांत, सभी 11 अध्यायों में एक दृष्टांत है। तो ये प्रेरणा मुझे मिली। और आपने जो बोला ये एकदम सही बोला कि एक पुस्तक लिखने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। तो यदि कोई मेरी पुस्तक पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये 2 भिन्न भिन्न लोगों ने लिखी है, क्योंकि ये ऐसा हुआ कि मैंने इस पे काम करना आरंभ किया, लगभग 1.5 साल काम किया और 3 या 4 चैप्टर इसके लिखे, और उसके बाद मेरे को वो बकोनी में SDA बकोनी में डीनशिप मिली। तो वो जो 2 साल मैं डीन था और मिलान में प्रोफेसर था, उस पर मैं बिल्कुल पुस्तक पे काम नहीं कर पाया। उसके बाद वो जब ख़त्म हुआ सितंबर 2016 में, उसके बाद मैंने पुनः काम करना शुरू किया, फिर 2017 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। तो ये जो 2 साल का गैप था और उसमें मेरे अपने और भी अनुभव आए, तो इसलिए जो पहले 3-4 चैप्टर्स है और जो बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें कभी कहीं हो सकता है किसी को लगे कि संभवतः ये अलग अलग समय पे लिखे गए हैं, संभवतः समझ में भी आ जाता है। समय के साथ विद्वत्ता भी बढ़ती है, ऐसा होना तो चाहिए, विद्वत्ता बढ़नी तो चाहिए। विद्वत्ता अकेला तत्व है जो बूढ़ा नहीं होता, युवा ही होता है। निश्चित रूप से। और उसके बाद फिर इन्हीं पब्लिशर्स ने, जो मैग्रॉ हिल हैं जिन्होंने मेरी पुस्तक पब्लिश की, ये मेरे पास आए कि ये मैक्शेन और मेरी वैन ग्लिनॉ की किताब है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, और हम ये चाहते हैं कि इसमें भारतीय प्रबंधन और भारतीय दृष्टिकोण थोड़ा डाला जाए। तो इसने मुझे फिर पुनः उत्साहित किया, बिकॉज भारतीय शास्त्रों में मेरी रुचि है, भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें मेरी रुचि है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भारतीय दर्शन क्या कहता है, इसको मैंने डाला। तो ये मेरी दूसरी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे आई। और एक मेरी इच्छा थी कि जो आध्यात्मिकता पे मैं काम करता हूँ, तो मैं लगभग पिछले 4.5 साल से 2 लेख मेरे साप्ताहिक निकलते हैं। सो एक लेख आध्यात्मिकता पे, दोनों हिंदी में। और ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं भाषा पे अनभ्यास विषम विद्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भूल ही जाऊं। जैसे संस्कृत को लेकर के, अगर मैं संस्कृत में किसी के साथ बातचीत नहीं करता हूं कुछ समय तक, तो कभी कभी विस्मृति हो जाती है और फिर व्याकरण का दोष आने लगता है। तो इसलिए मुझे ये ऐसा लगता था कि मुझे हिंदी में लिखते रहना चाहिए, संस्कृत में लिखते रहना चाहिए, वदन वादन भी करना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 साप्ताहिक आलेख लिखता हूँ, एक आध्यात्मिकता पे जो कि स्वदेश नाम के अखबार में आता है, और दूसरा नेतृत्व पे जो कि पत्रिका नाम के समाचार में आता है, राजस्थान पत्रिका। जी। और इन दोनों को मिला करके लगभग 2.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं इन आलेखों को। तो जब मैंने स्वदेश में जो लिखने शुरू किए, तो स्वदेश की तरफ से फिर एक ये आया कि आप इनको संकलन करके एक पुस्तक क्यों नहीं निकालते हैं। तो वही मेरे जो 125 आलेख थे, अभी लगभग 180 हो चुके हैं, लेकिन जो पहले 125 आलेख थे उन्हीं का संकलन ये प्रवाह है। और प्रवाह लिखने का एक मेरा ये भी था, संभवतः यदि आपने उसका प्रथम पृष्ठ देखा होगा। मैं बहुत प्रभावित हुआ। जी। मैं आपको रोकूंगा और मैं अपने दर्शकों को इसका हम चित्र भी दिखाएंगे। समर्पण पृष्ठ बहुत देखें, बहुत पुस्तक में देखें, पर ये एक अनोखा समर्पण पृष्ठ है। तो डॉक्टर हिमांशु राय जी कहते हैं, संस्कृतज्ञ एवं शिव भक्त पंडित कृष्णलाल शर्मा प्रमातामह परनाना की पुण्य स्मृति में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वेद विदुषी माँ प्रोफेसर आशा रानी राय, कर्मठ और तर्कोत्सुक पिता राजेंद्र राय एवं कर्तव्यपरायण चिकित्सक अनुज डॉक्टर पीयूष राय को समर्पित। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ऐसा समर्पण मैंने देखा नहीं है। आपने पूरे परिवार को इसमें सम्मिलित तो किया ही है, पर जिस प्रकार का शब्द चयन है वह आपका आदर भाव भी दर्शाता है कि आप सचमुच कितने एक शब्द आपने बहुत सोच विचार कर इसमें लिखा है। तर्कोत्सुक, वेद विदुषी,
प्रमातामह इत्यादि। तो पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसा आपने बताया कि किनकी स्मृति में लिखा है, जो मेरे परनाना थे पंडित कृष्णलाल शर्मा। पंडित कृष्णलाल शर्मा, कटास राज एक मंदिर है जो कि झेलम ज़िले में आता है तत्कालीन पाकिस्तान में। तो उसमें वो अपनी सेवा दिया करते थे, उसके पुरोहित थे। और पंडित जी ने उस समय उन विषम परिस्थितियों में एक कन्या पुत्री पाठशाला चलाई थी पाकिस्तान में, जहाँ पे वो संस्कृत की शिक्षा पुत्रियों को देते थे। तो मेरी नानी इस कथांग को बताया करती थी, इस कहानी को हम लोगों को बताती थी। फिर बाद में मेरी माँ ने बताया कि जब पंडित जी ने उस समय डुगडुगी बजाई जाती थी आसपास के गांव में कि भाई पंडित जी ऐसे कन्या पुत्री पाठशाला खोल रहे हैं और उसमें लड़कियों को संस्कृत पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले तो लोगों ने कहा कि पंडित जी पगला गए हैं, क्योंकि उस समय लोग पढ़ाते भी नहीं थे और लड़कियों को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया जाता था, और उसमें भी संस्कृत पढ़ाना जी। लेकिन फिर एक गांव के व्यक्ति ने बोला, दूसरे गांव के व्यक्ति ने, कि मैं अपनी पुत्री को भेजूंगा, लेकिन उसने एक शर्त रखी और उसने बोला कि पंडित जी आप तो नहीं पढ़ाएंगे, किसी महिला को पढ़ाना होगा। तो पंडित जी ने फिर सर्वप्रथम अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को, पुत्री मतलब मेरी नानी, ये दो पहली शिष्याएं बनी जिनको पंडित जी ने संस्कृत सिखाई। और उसके बाद संस्कृत के जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन इत्यादि, उसमें पारंगत किया। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने, मेरी नानी ने और मेरी नानी की माँ ने, उन्होंने लड़कियों को सिखाना आरंभ किया। तो मेरी नानी से मेरी माँ को और मेरी माँ से मुझे ये संस्कृत विरासत में एक तरह से मिली है। तो मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी दो इच्छाएं थी, उसमें से एक पूर्ण हो गई है। मेरी पहली इच्छा ये थी कि मैं पंडित जी की स्मृति में कुछ लिखूं और उनके भाव को, उन्होंने जो करने का प्रयास किया था, उसको आगे लेके जाऊं। तो वो इच्छा तो इस पुस्तक के साथ साथ पूर्ण हो गई है। और दूसरी जो मेरी इच्छा भी अपूर्ण है, वो ये कि जो कटास राज का जो मंदिर है, मैंने वहाँ से कुछ चित्र मंगाए पाकिस्तान में। अपने मेरे एक मित्र हैं जो कि फॉरेन सर्विसेज में हैं और अभी उनकी पोस्टिंग पाकिस्तान में ही है, उनसे कुछ चित्र मंगाए। बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है कटास राज का मंदिर। और एक समय में कटास राज के मंदिर में भी कुंभ का मेला लगता था, इतना भव्य वो मंदिर था। तो दूसरी जो मेरी अपूर्ण इच्छा है वो ये कि उस मंदिर का मैं जीर्णोद्धार कराऊं। तो जब भी मेरे से संभव होगा तो ये दूसरी इच्छा भी मैं अपनी पूरी करूंगा, और हमारी प्रार्थना ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं। जो आपने प्रवाह पुस्तक आपने हिंदी भाषा में लिखी है, इसमें संस्कृत के वेद मंत्रों से लेकर गीता के श्लोकों से लेकर अनेक आपने सुभाषित आदियों का उदाहरण दिया है। निज भाषा के आप एक बहुत बड़े पक्षधर हैं, और जैसा आप जानते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। और एक और जो इसके साथ ही भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक दूसरा दोहा है, वह और भी मुझे अच्छा लगता है। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, बिनु निज भाषा ज्ञान के रहत दीन के दीन। आप जैसा हमारे दर्शक जानते हैं, जान गए होंगे अब तक, आप संस्कृत बोलते हैं। हम एक चलचित्र आपका दिखाएंगे जिसमें आप संस्कृत बोल रहे हैं। संस्कृतम केवल धार्मिकस्य साहित्यस्य भाषा नास्ति, अपितु सा विज्ञानस्य, गणितस्य, दर्शनस्य च भाषा अपि अस्ति। वेदानाम्, उपनिषदां च ज्ञानं संस्कृतस्य माध्यमेन एव व्यक्तमस्ति। आयुर्वेदस्य, ज्योतिषस्य, वास्तुशास्त्रस्य च ज्ञानं तु संस्कृत भाषायाम् एव समाहितमस्ति। और आप बांग्ला भी धारा प्रभाव बोलते हैं, जो प्रयास करता हूँ। जी, जो आपने जमशेदपुर में संभवतः सीखी। जी जी जी। तो हम उसका भी एक लघु चलचित्र आपको अभी दिखाएंगे हमारी प्रसारणी पर। আমি বাংলা ভাষার কথা বলছি যেটি তার মাধুর্য, গভীরতা এবং ভাবের স্বতন্ত্রতার জন্য পরিচিত। বাংলা ভাষা শুধু তার সাহিত্যিক এটির জন্যই বিখ্যাত নয়, এটি একটি জীবন্ত ভাষা, যার প্রতিটি শব্দের মধ্যে একটি বিশেষ অনুভূতি লুকিয়ে আছে। आप कन्नड़ा भाषा जानते हैं, आप भोजपुरी जानते हैं, तो इतनी सारी भाषाओं का आपको जो ज्ञान है, और संस्कृत में आपका अद्भुत प्रवेश है ही, तो इस गहरे ज्ञान के कारण ही मुझे लगता है आप भगवत गीता से लेकर योग हो अथवा वैदिक मंत्र हो, इन सबको आप अपने शिक्षण में, अपने अध्यापन में आप इनको सम्मिलित कर पाते हैं। जैसा आपने कहा, नेगोशिएशन रूप में आपने महाभारत के दृष्टांतों को अपनी पुस्तक में सम्मिलित किया है। आपकी जो संस्कृत की निजी यात्रा है,
आपको विरासत में तो मिली है, पर मुझे लगता है आपने प्रौढ़ संस्कृत भी सीखी है। तो कब, कैसे, स्वाध्याय से अथवा किसी आचार्य से, और संस्कृत का संस्कार कैसे आपके जीवन में अंकुरण तो इसका आपके माता पिता और प्रमातामह के संस्कारों से हुआ है, पर इस अंकुरण के पश्चात इसका शाखन, पल्लवन और फलन कैसे हुआ है, इस विषय में आप हमें अवगत कराएं। जी जी जी। तो संस्कृत, जैसे आपने पहले ही बताया कि ये मेरे को माँ से मिली, और इसका एक दूसरा जो एक कारण है कि क्यों संस्कृत मेरे साथ ही साथ चली, वो ये कि मेरी माँ का विवाह 15 वर्ष की आयु में हो गया था और 16.5 वर्ष की आयु में मेरा जन्म हुआ। तो मैं और माँ एक ही साथ लगभग पढ़े, क्योंकि अच्छा। माँ ने BA 12वीं में थी जब विवाह हुआ, BA पार्ट 1 में थी जब मैं हुआ, और जैसा मैंने बताया कि उसके बाद उन्होंने BA, MA, MEd, PhD, DLIT किया, और साथ ही साथ मैं स्कूल में पढ़ रहा था, तो हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे। और चूंकि उनका सारा पढ़ना, पठन पाठन सब संस्कृत में ही था, तो हमारे घर में, और 2 कमरे का घर था जिसमें हम लोग 4 लोग, और 4 नहीं बल्कि 4 लोग तो हम लोग जो इमीडिएट फैमिली है वो हो गया, इमीडिएट परिवार, लेकिन हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई, या तो चाचा का लड़का अथवा किसी और का, बीच में मासी का लड़का, वो हमारे साथ ये पढ़ते कानपुर थे। में है? कानपुर में, जी। और हमारे पूरे घर में मात्र पुस्तकें ही थी, और वो पुस्तकें सिर्फ संस्कृत में ही थी। तो इसलिए अगर व्यक्ति कोई पुस्तक उठाता था तो वो संस्कृत की ही होती थी। तो इसलिए संस्कृत मेरे जीवन में रही। दूसरा, जैसा मैंने बताया कि मेरे माता पिता आर्य समाजी थे, हैं, आर्य समाजी हैं, तो दैनिक यज्ञ होता था घर में, तो उसमें जब भी हम बैठ सकते थे हम भी बैठते थे। तो सारे मंत्र हम लोगों को बचपन में ही कंठस्थ करा दिए गए थे, मुझे और मेरे भाई को। और आगे जा करके फिर मुझे लगा कि यदि मंत्र कंठस्थ हैं तो मुझे इनके अर्थ का भी भान होना चाहिए। तो उनके अर्थ को फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, और चूंकि घर में सारे ग्रंथ उपलब्ध थे, धीरे धीरे जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मेरी अभिरुचि इस बात पे जागी, क्योंकि मुझे लगा कि इसके अंदर तो ज्ञान का अथाह भंडार है। और उसके बाद कॉलेज में भी मैंने उसका प्रयोग किया, और उसके ऊपर मैं निबंध इत्यादि लिखता था, लेख इत्यादि लिखता था। तो इससे जो मेरी संस्कृत है उसमें अभिरुचि भी बनी रही, और उससे मेरे को जीवन में लाभ भी मिला। और अभी भी जब भी मैं कोई शोध करता हूँ, उदाहरण के तौर पे आध्यात्मिकता के ऊपर एक स्केल, बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअलिटी पे स्केल्स बनाए हुए हैं उसको मेजर करने के लिए, लेकिन जब मैंने उन सब स्केल्स को देखा तो मुझे लगा कि यदि मैं गीता, और गीता आपको तो ज्ञात ही है कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो 17 मंत्र हैं, जिनको ईशोपनिषद भी बोलते हैं, उन्हीं का विस्तृत स्वरूप है। और जब मैंने उन 17 मंत्रों को देखा तो मुझे लगा कि इससे यदि मैं स्पिरिचुअलिटी का स्केल, आध्यात्मिकता को मापने का यदि मैं माप निकालूं, तो वो संभवतः ज़्यादा यूनिवर्सल होगा। क्योंकि अधिकतर जो स्केल बने थे स्पिरिचुअलिटी को मापने के, वो थोड़ा सा रिलीजन पे, पंथ पे आधारित थे। लेकिन यदि हम गीता को देखें और वेद को देखें तो उनका पंथ से कोई लेना देना नहीं है। गीता पर तो कितने ही आचार्यों ने, किस किस पंथ के आचार्यों ने टीका नहीं लिखी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो इसलिए जब मैंने देखा कि वेदों से, गीता से, उपनिषदों से, जो हमारे षट दर्शन हैं, उनसे जो नवीन ज्ञान मिल सकता है, तो इसलिए मेरी रुचि इसमें हमेशा बनी रही। और इसीलिए मैं आज तक ये आलेख लिखता ही रहता हूँ आध्यात्मिकता के ऊपर। और एक तीसरा चीज़ नित्यानंद मैं बताना चाहूँगा, और इसमें मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपकी लेखनी में भी जो कमाल है और जो एक गहराई है वो बहुत उत्तम है, और उसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि हम, सौजन्य है आपका। नहीं, आपने बहुत बहुत ही बढ़िया काम किया है और आप करते जा रहे हैं। और ये जो पॉडकास्ट भी हो रही है, ये भी मेरे ख्याल से उस दिशा में बहुत ज़्यादा आपका योगदान है। और वो ये है कि साधारणतः आज यदि हम कोई भी चीज़ यदि होती है तो हम बोलते हैं ये तो हमारे वेदों में पहले से लिखा था, या ये हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा था। लेकिन मुझे लगता है कि इसका प्रभाव इतना विश्व में नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं यदि लिखा था तो पहले क्यों नहीं किया। तो मुझे लगता है कि हमें अब नई चीज़ें लेकर के आना चाहिए, बजाय ये बोलने के कि तुमने जो किया वो हमारे पास पहले से था। हम नई चीज़ें लेकर के आए कि देखो ये अभी तक नहीं था, किसी ने नहीं बोला था, और ये रही नई चीज़, लेकिन हम लाए हैं अपने पुरातन ग्रंथों से। और मुझे लगता है वो काम आप भी कर रहे हैं, और वही काम मैं भी करने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसलिए मेरी अभिरुचि और भी अधिक है कि बजाय इसके कि मैं हर चीज़ में जो पहले हो चुकी है उसको मैं यहाँ आज के ग्रंथों में ढूंढूं,
नई चीज़ों को लेकर के, नए ज्ञान को लेकर के हम उसे पूरे विश्व को समर्पित करें। जी, नवोन्मेष। नवोन्मेष। जी। अब हम चलते हैं पर्वतारोहण पर। आपकी रुचियों में से एक अनोखी रुचि है, बहुमुखी प्रतिभा का एक बहुत अनूठा पहलू है ये पर्वतारोहण। मुझे जहाँ तक ज्ञान है, आप किलिमंजारो, एवरेस्ट आधार शिविर, बेस कैंप, जी, दक्षिणी अथवा उत्तरी नेपाल में जो है, नेपाल में, जी, रुद्रगैरा पर्वत, काला पत्थर, खतलिंग, चंद्रशिला आदि अनेक चोटियों पर आप पर्वतारोहण कर चुके हैं। तो यह जो आपने बताया, जो टाटा स्टील से इसका प्रारंभ हुआ, पर एक पर्वतारोही के रूप में आपका जीवन कैसा रहा है और इसमें क्या अलग होता है जो बहुत भिन्न है हमारे अध्यापन के क्षेत्र से अथवा संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र से? तो इस बात पर आप कुछ प्रकाश डालें। तो जैसा मैंने बोला कि हिमालय वो मेरा आध्यात्मिक आवास है, क्योंकि जब भी पहली बार तो जब मैं गया तो हमें ज़बरदस्ती जाना पड़ा था, क्योंकि वो हमारी ट्रेनिंग का एक भाग था, जो जीटी की ट्रेनिंग थी टाटा स्टील में, उसका भाग था। और मैं बहुत ही बेमन से गया था कि अरे नए नए ऑफिसर से हम लोग कहाँ हमको भेजा जा रहा है ऐसे पहाड़ चढ़ने के लिए। लेकिन जब मैंने पहली बार दृष्टि मेरी हिमालय के पर्वत पे पड़ी, उसी समय मुझे लगा कि संभवतः मैं यहीं पे हूँ, मैं यहीं का हूँ। और हिमालय अभी भी मुझसे बात करते हैं। और मैं यहाँ स्किज़ोफ्रेनिक नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब भी हिमालय जाता हूँ तो एक अलग ही मेरे को अनुभूति होती है, जो कि आध्यात्मिक और जिसका वर्णन करना थोड़ा कठिन है मेरे लिए। लेकिन मुझे वास्तव में लगता है कि मुझसे कोई बातचीत कर रहा है, पहला ये। दूसरा, यदि मेरे को जीवन में कोई भी कठिन निर्णय लेना होता है तो मैंने ये जाना है कि मैं उसको हिमालय में जा कर के जब चिंतन करता हूँ और मंथन करता हूँ, तो जो भी मुझे मिलता है उत्तर, वो अभी तक सही रहा है। और मुझे लगता है कि हिमालय इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी सहायता करते ही रहते हैं। और जो तीसरा चीज़ है, जब मैं पहली बार गया और मैंने हिमालय को देखा, तो जो मेरी सबसे पहली अनुभूति थी वो थी विनम्रता की। हिमालय आपको विनम्र बना देता है, क्योंकि उसके पहले तक, क्योंकि मैं नया ऑफिसर बना था और पहला अपने घर से, मैंने बताया कि मैं बहुत ही साधारण परिवार से आया हूँ, तो मैं पहला व्यक्ति था जो ऑफिसर था अपने घर में। तो बहुत ही इसका मुझे घमंड था कि मैंने बहुत कुछ प्राप्ति कर ली है, बहुत बड़ी मेरी ये उपलब्धि है। लेकिन जैसे ही मैंने हिमालय को देखा तो जो विनम्रता अंदर आई, क्योंकि हिमालय के सामने आप एकदम तुच्छ अपने आप को पाते हैं। और मुझे लगता है कि वो विनम्रता ही बहुत आवश्यक है। और इसीलिए विद्या के लिए भी यही कहा जाता है कि विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम पात्रत्वा धनम आपनोति धनात् धर्मं ततः सुखम। तो ये जो विनम्रता हिमालय आपके अंदर लाता है, ह्यूमिलिटी जो हिमालय आपके अंदर लाता है, इसका जो अनुभव ये मेरे साथ हमेशा रहता है। और साथ ही हिमालय आपको एक दृढ़ता भी प्रदान करता है, क्योंकि जब आप एक पहाड़ को चढ़ते हैं तो आप ना सिर्फ एक पहाड़ को चढ़ रहे हैं, आप अपने अंदर के भी एक पहाड़ को चढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप एक पहाड़ की चोटी को देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ऊंचा है। लेकिन उसके बाद भी आप शनई शनई एक एक पग रख रख करके आगे चलते हैं तो आपके अंदर एक दृढ़ता आती है, आपके अंदर एक चिंतनशीलता आती है कि छोटी छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे कदमों को रख करके, छोटे छोटे पगों को रख करके मैं उस पर्वत की चोटी पे पहुंच गया। तो उसी तरह से अपने जीवन का भी यापन मैं ऐसे कर सकता हूं, यदि मैं छोटी छोटे कार्य करता रहूं, छोटे छोटे प्रयास करता रहूं, अल्पाहुतियां देता रहूं, तो एक भव्य यज्ञ आहुति भी इस राष्ट्र के प्रति दी जा सकती है। तो ये तो हुई मेरे अपने अनुभव। और उसके बाद ये भी एक मेरे साथ सौभाग्य का विषय रहा है कि मेरे बहुत सारे मित्रों ने भी फिर मेरे से निवेदन किया कि यदि मैं उनको लेकर के जा सकूं, तो बहुत सारे लोगों को मैं लेकर के वहाँ पे गया हूँ और बहुत सारे लोगों का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया हिमालय पे जा करके। और मैं यहाँ सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग जैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते थे जी, लेकिन एक बार हिमालय गए तो उन्होंने बोला कि हिमांशु, अब तो हमको यहाँ हर वर्ष या कम से कम रेगुलर आना है, 2 वर्षों में या 3 वर्षों में एक बार आना है, और अगर आना है तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से और स्वास्थ्य के रूप से लोगों को इससे लाभ मिला। और इसमें मेरा ये छोटा सा योगदान ये था कि मैं उनको लेकर के गया था। तो मुझे लगता है कि ये जो हिमालय की और पर्वतारोहण की ये जो श्रृंखला आरंभ हुई थी मेरे टाटा स्टील के दिनों से,
उसने मेरे जीवन को एक उद्देश्य भी दिया, जैसा मैंने बताया कि मेरे को अपने जीवन का लक्ष्य भी हिमालय पे मिला। उसने मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान भी किया और उसने मुझे ये भी एक अधिकार दिया और एक अवसर दिया कि मैं अन्य लोगों के जीवन को भी किसी ना किसी छोटे रूप में बदल कर पाया। लाख टके की बात कही आपने, छोटे छोटे प्रयास से बड़े लक्ष्य की सिद्धि होती है। जैसा एक दोहे में कहा गया है, बूंद बूंद ते घट भरे। और उसमें अगली बात और भी सुंदर है, टपकत रीतो होए। यदि छोटी छोटी भूल हो तो बड़ी से बड़ी सिद्धि भी रिस जाती है, बड़ी से बड़ी सिद्धि भी समाप्त हो जाती है। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सुनकर। और बछेंद्री पाल, श्रीमती बछेंद्री पाल से आपने जो सीखा है, ये जानकर भी बहुत हर्ष की अनुभूति हुई। और आपने जो हिमालय के साथ धैर्य की बात की, आध्यात्मिकता की बात की, तो इससे ही जुड़ा हुआ एक अन्य विषय है योग। तो हम अपने दर्शकों को बता दें, प्रोफेसर राय जी योग साधक हैं, योग सिखाते भी हैं। आप इनकी YouTube प्रसारणी पर देखेंगे तो आपके और आपके साथ एक अन्य योगी महाराज के अनेक योगासन, प्राणायाम, आप जल नीति भी करते हैं। एक मैंने चलचित्र देखा, आपको मैंने बकासन लगाते हुए देखा और दुसाध्य आसन लगाते हुए देखा कुछ। और जो योगी महाराज हैं उनके विषय में भी मैं जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। योग की ये यात्रा, विशेषतः जो राजयोग है वो तो अलग है ही, परंतु हठ योग की जो ये यात्रा है, आसनों और प्राणायामों की जो यात्रा है, यह कैसे प्रारंभ हुई, इसमें आपकी कैसे उत्तरोत्तर इसमें प्रगति हुई, और आज आप योग सिखाते हैं, तो इस पहलू के विषय में आप हमें बताएं। तो योग की यात्रा संस्कृत की यात्रा के साथ साथ ही चली। तो योग की भी ये जो यात्रा है, ये बचपन से ही मेरे साथ रही है। तो बचपन से ही योग सीखते थे और शाखाओं में भी जाते थे जहाँ पे योग भी सिखाया जाता था, और उसके अलावा लाठी चलाना सिखाया जाता था, अन्य शारीरिक व्यायाम इत्यादि भी सिखाए जाते थे। तो ये मैंने उधर भी सीखा। फिर हमारे स्कूल में भी योग की शिक्षा होती थी, तो जयपुरिया में भी योग की शिक्षा मिली, और उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में भी योग की शिक्षा मिली। तो योग मेरे साथ निरंतर रहा, और योग से चूंकि मुझे बहुत लाभ भी हुआ। और मैं सिर्फ यहाँ पे स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि योग ने संभवतः मुझे इस योग्य भी बनाया कि मैं अन्य विषयों को भी समझ सकूं। एक चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास हो सकता है, और मुझे लगता है कि योग द्वारा जो स्वास्थ्य मिलता है वो निस्संदेह अन्य जो भी तरीके, ऐसा नहीं है कि अन्य तरीकों से व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, अन्य भी तरीके हैं। जो जिम जाना चाहता है वो जिम करता है, कुछ लोग दौड़ते हैं, लेकिन मुझे योग से अधिक लाभ मिलता है, और उससे संयम भी मिलता है, उससे कंसंट्रेशन भी बनता है, उससे मेरा फोकस भी रहता है, ध्यान केंद्रित करने में भी मुझे सहयोग मिलता है। तो योग मेरे जीवन में साथ साथ ही चलता रहा। और उसके बाद जो आपने बात की, जो मेरे साथ योगी हैं, स्वामी विदेह योगी उनका नाम है, कुरुक्षेत्र में उनका आश्रम है। तो स्वामी जी की अनुकंपा मेरे ऊपर कई वर्षों से है, और मेरे घर में अब तो, पहले जैसा मैंने बताया कि 2 कमरों का घर था, लेकिन उसके बाद जब रिटायरमेंट के बाद माँ पिताजी ने अपना एक मिडिल इनकम ग्रुप वाला MIG में घर बनाया, तो उसमें एक अलग से कक्ष बनाया गेस्ट के लिए, अतिथियों के लिए। उस कक्ष में हमेशा कोई ना कोई विद्वान रहता ही है, सालों साल, और उसमें से अधिकतर यौगिक विद्वान रहते हैं, जो या कम से कम जो भी विद्वान रहते हैं, वैदिक विज्ञान या संस्कृतज्ञ, वो लोग योग भी करते हैं। तो उनके साथ साथ चर्चा पर चर्चा इत्यादि तो होती ही थी, परंतु स्वामी विदेह योगी जी के साथ मेरी चर्चाएं लंबी हुई, क्योंकि स्वामी विदेह योगी जी ना सिर्फ उन्होंने मुझे को योग की तरफ और भी अधिक प्रेरित किया, बल्कि आयुर्वेद की तरफ भी प्रेरित किया जी। और वो आयुर्वेद के प्रकांड पंडित और विद्वान हैं, तो उनके साथ मिलकर के कभी कभी मैं भी आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाता हूँ। अच्छा। और अभी हमारी एक साथ में एक पुस्तक आने वाली है, जिसको हमने लिख लिया है, उसको एडिटिंग के लिए दिया था आयुष मंत्रालय को, वहाँ से एडिटिंग मतलब कुछ सुझाव आए हैं, वो हम लोग एडिट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 27 लाइफस्टाइल बीमारियों को लिया है, और उन 27 बीमारियों के लिए हम 4 तरह के उपचार बता रहे हैं। आपने स्क्रीन एडिक्शन को लिया है, नहीं लिया? हाँ? स्क्रीन एडिक्शन नहीं, उसको अभी नहीं लिया, क्योंकि ये नई बीमारी है, इसको लेना, इसको 28 भी आप कर दीजिए, इसको 28 भी करना पड़ेगा। तो उसमें यौगिक, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी और होम रेमेडीज, तो इन 27 बीमारियों के हम ये 4 इलाज बता रहे हैं। तो इसलिए योग को, क्योंकि मैंने देखा है
बहुत ध्यान से समझा है। और योग से मेरा अर्थ मात्र हठ योग में नहीं है, यहाँ तो हम लोग सिर्फ हठ योग की बात कर रहे हैं, परंतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अष्टांग विषयों योग। पे कार्य भी मैंने किया है और इसके ऊपर मेरे अनुसंधान भी हैं। सो अभी भी IIM इंदौर में एक प्रोफेसर के साथ मैं काम करता हूँ, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि योग से और ध्यान इत्यादि से क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड इस प्रयोग करके ये बता रहे हैं कि कैसे जो लोग योग करते हैं, योग में खासकर आसन, प्राणायाम, ध्यान इत्यादि करते हैं, कैसे उनका जो कंसंट्रेशन है वो बेहतर रहता है, कैसे उनका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहता है, बजाय उनके जो लोग की नहीं करते हैं। और इस पे मेरा और भी अनुसंधान भविष्य में भी होते रहेंगे। तो योग की जो मेरी योग की जो यात्रा है वो बचपन से चली है और मेरे ख्याल से सदा के लिए ही रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। योगो भवति दुःखः। जी, योगः कर्मसु कौशलम। जी, 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 जी। आगे चलते हैं। भारतीय प्रबंध संस्थानों में अधिकतर, जैसा आप जानते ही हैं, जो वातावरण है और शैक्षणिक पद्धति है पाश्चात्य है। भारतीय प्रबंध संस्थानों का वातावरण देखकर ऐसा नहीं लगता यहाँ पर भारतीय मूल्यों की अधिक बात होती है, पर इतनी अधिक नहीं होती है। आप, मुझे लगता है, कुछ गिने चुने अपवादों में से हैं जो भारतीय संस्कृति में इतना अनुरंजित हैं और इसकी मुख्य धारा में बात करते हैं। भारतीय परिवेश में, प्रबंधन में भारतीय मूल्यों का क्या महत्व है? जैसे आपने नेगोशिएशन पुस्तक में महाभारत के दृष्टांत प्रस्तुत किए, क्या उस प्रकार भारतीय प्रबंध संस्थानों में भारतीय मूल्यों को लेकर कोई विषय नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या ऐसा कोई वैकल्पिक, अथवा मैं तो कहूँगा अनिवार्य विषय नहीं होना चाहिए इंडियन वैल्यूज इन मैनेजमेंट इसको लेकर? और क्या ऐसा कोई कर रहा है इस दिशा में प्रयास? आपके क्या विचार हैं इस पे? भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर भी मेरी तरह से एक अपवाद है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ये कार्य हो रहा है जी। और ना सिर्फ हम भारतीय मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि हम बाकी आर्ट्स वगैरह को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर में एक इलेक्टिव है मैनेजमेंट थ्रू मिथिला आर्ट, और अच्छा। वहाँ हम मिथिला आर्ट के माध्यम से मैनेजमेंट के गुण, एक वहाँ पे प्रोफेसर हैं वो सिखाती हैं। उसके अलावा एथिक्स पे कम से कम 2 या 3 कोर्सेज हैं। उसके अलावा भगवत गीता से मैनेजमेंट के ऊपर एक कोर्स है। एक कोर्स इलेक्टिव है? इलेक्टिव है। अच्छा। और ये तो जो ये मेरे आप ही पढ़ाते हैं? नहीं, ये अच्छा। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ये सब मेरे अन्य फैकल्टी अच्छा। पढ़ाते हैं। हाँ, इसमें मैं सिर्फ संभवतः मात्र इतना ही श्रेय ले सकता हूँ कि मैंने प्रोत्साहित किया कि वो इस तरह के कोर्सेज को लेकर के आएँ। और मैंने नित्यानंद शुरू से ही, जब से मैंने पढ़ाना आरंभ किया है 2005 से, तब से ही, चाहे मैंने जो भी विषय पढ़ाया हो, पहले मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाता था, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ाता था लगभग 2 साल तक, और उसके बाद से मैं सिर्फ इलेक्टिव्स पढ़ाता हूँ। तो मैंने 3 इलेक्टिव्स IIM लखनऊ में मैं जब पढ़ाता था, एक तो निगोशिएशन, जो कि जिसमें मेरा अधिकार क्षेत्र में उसको अपना समझता हूँ, वो पढ़ाता था। एक पढ़ाता था लीडरशिप थ्रू लिटरेचर, जिसमें हम लिटरेचर की पुस्तकें लेते थे और उसके बाद उसका एनालिसिस करके हम नेतृत्व के गुण को लाते थे। और उन लिटरेचर की पुस्तकों में आपको जान के अच्छा लगेगा, मुद्रा राक्षस भी थी, क्या बात है, युगांत थी इरावती कर्वे द्वारा लिखित। तो ऐसी पुस्तकों को लेकर के जो हम मूल्य बताते थे वो भारतीय मूल्य ही थे। जी। मुद्रा राक्षस आपने बात विशाख दत्त की। जी। और दर्शकों को बता दें, मुद्रा राक्षस पर ही चाणक्य धारावाहिक आधारित था, जिसके अभिनेता और निर्माता चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी आपकी प्रसारणी पर एक कोश सत्र में आ चुके हैं। जी, बहुत उत्तम। और तीसरा जो विषय मैं पढ़ाता था वो था जस्टिस, एथिक्स एंड मोरालिटी। तो जहां मैं जस्टिस की भी बात करता था, चाहे एथिक्स की बात करता था, चाहे मोरालिटी की बात करता था, वहां मैं भारतीय शास्त्रों को भी लेकर के आता था। तो मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि भारतीय शास्त्र या जो भारतीय ध्यान या जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो इस जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा है इससे बेहतर है। मैं ये बताता था ये है पाश्चात्य दर्शन, ये है भारतीय दर्शन, आप स्वतः चुन लीजिए। और आज तक किसी ने भारतीय दर्शन को ही चुना है, कभी भी पाश्चात्य दर्शन को भारतीय दर्शन के ऊपर नहीं चुना है। यहाँ पे भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है या ये बुरा है इत्यादि इत्यादि। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को उसका खंडन करने के बजाय उससे एक बढ़िया चीज़, बेहतर चीज़ दिखा दें,
तो लोगों का ध्यान स्वतः ही आकर्षित होगा। तो इसलिए मेरे जितने भी छात्र थे, चाहे जो पुराने आईआईएम में जहाँ मैं पढ़ाता था, चाहे अभी भी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जब मेरा कोर्स खत्म होता है तो उसके बाद वो मेरे पास अवश्य आते हैं और पूछते हैं कि वो कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ सके। हाँ, एक चीज अभी भी है नित्यानंद जी, जिसके लिए निस्तारण के लिए मुझे लगता है कि मुझे और आपको और भी अधिक कार्य करना पड़ेगा, कि अभी भी वो छात्र ये बोलते हैं कि सर इसका अगर अंग्रेजी में अनुवाद मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है एक काम जो हम लोगों को और भी करना चाहिए कि अंग्रेजी में भी हम जो हमारा ज्ञान है उसका अनुवाद करें, ताकि जो लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि हम उनको बोले कि नहीं तुम हिंदी सीखो, तुम संस्कृत सीखो, हम उन तक पहुंचाएं और उसके बाद हिंदी संस्कृत वो स्वतः सीख लेंगे। बिकॉज एक बार वो जब पढ़ते हैं उस पुस्तक को अंग्रेजी में भी, उसके बाद वो आके बोलते हैं कि ये तो बड़ा आनंद आया, तो अब इसका ओरिजिनल को भी पढ़ा जाए। तो ऐसे मेरा विचार है सर्वश्रेष्ठ अनुवाद वह है जो आपको मूल ग्रंथ को पढ़ने की प्रेरणा दे। बिल्कुल, अनुवाद वह अच्छा नहीं है जो आपने अनुवाद पढ़ लिया और आपको कुछ रस ही नहीं आया। बिल्कुल, अनुवाद पढ़कर इतना रस आया कि आप मूल ग्रंथ को पढ़ने के लिए आपने यदि संस्कृत अथवा कोई अन्य भाषा सीखी तो वह अनुवाद का वही श्रेष्ठता अनुवाद की। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको बताया है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जो पुस्तक है और जिसका भारतीय अडेप्टेशन मैंने लिखा मैक्शेन और मेरी वैन ग्लेनॉ के साथ, उसमें भारतीय मूल्यों को ही मैं लेकर के आया कि भारतीय शास्त्र ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के विषय में क्या क्या बोलता है। तो मुझे लगता है कि कार्य हो रहा है और पहले जिस गति से हो रहा था उससे कहीं अधिक गति से आज कार्य हो रहा है। लेकिन ये भी आपकी बात सही है कि और भी कार्य हमको करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है हम सही दिशा में इस विषय में जा रहे हैं। धन्यवाद। और इसी पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक और दोहा, जो और एक अतिलाभ यह या में प्रगट लखात निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। तो अपनी भाषा में और अपने ग्रंथों से यदि विद्या की बात हो तो विद्या का फलन कुछ और ही होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रवाह पुस्तक जो है इस पर मैं एक चलचित्र देख रहा था। आपका जो विमोचन हुआ था पुस्तक का, यह वैदिक मंत्रों के साथ हुआ था, स्वस्ति वाचन और सरस्वती आह्वान के साथ, और उपनिषदों और वेदों की गूढ़ शिक्षाओं को आपने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। पुस्तक तो मैंने देखी ही है और कुछ लेख इसमें पढ़े भी हैं, जैसे क्रोध की निरर्थकता। मुझे आपकी भाषा का सौष्ठव भी बहुत अच्छा लगा है, जिसमें आपने अपने विदेशों के अनुभवों को, जीवन के निजी अनुभवों को भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ा है। तो ये आपने जैसा कहा लेखों का संकलन है। क्या ऐसी और पुस्तकें आप लिखने का आपका कोई विचार है? और लेखों का संकलन न होकर क्या एक विस्तृत कथानक के रूप में आपका कोई ऐसा विचार है पुस्तक आके लिखने का? मेरी अभी 3 पुस्तकें आने वाली हैं, भिन्न भिन्न स्टेजेस पे हैं, सब लिखी जा चुकी हैं। एक तो आयुर्वेद पर जो आपने बताया, एक तो जो मैंने बताया कि 27 जो लाइफस्टाइल जीवन शैली की बीमारियां हैं उनके ऊपर, उनके उपचार के ऊपर। दूसरी एक क्राइसिस लीडरशिप पे अंग्रेजी में एक पुस्तक है जो मैंने अपने एक फैकल्टी कॉलीग प्रोफेसर वैजयंती के साथ मिलकर लिखी है। तीसरी एक पुस्तक है जो कि अभी प्रकाशक के ही पास है और उसका अग्रीमेंट हमको अब साइन करना है। वो जो भारत सरकार के स्कीम्स हैं तो उसका हमने एनालिसिस किया है कि वो स्कीम्स कैसी रहीं, उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा है और उनसे क्या लाभ हुआ है राष्ट्र को। तो वो पुस्तक मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में आ जाएगी। जहाँ तक आध्यात्मिकता की बात है तो इस पे एक अन्य मेरे लेखों का संकलन वही हो रहा है। साथ ही एक मैंने प्रयास शुरू किया परंतु समय के अभाव के कारण वो अभी बीच में रुका हुआ है। मैं 11 के 11 उपनिषदों का अंग्रेजी में एक ट्रांसलेशन अनुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ईश और केन का तो हो चुका है। अच्छा। बाकी कट में अभी मामला फंसा हुआ है। अच्छा। प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह से समय निकाल करके, क्योंकि उसको मात्र मैं ये नहीं चाहता कि एकदम शब्द से शब्द मिला करके अनुवाद करूं, परंतु ऐसे अनुवाद करूं कि अगले व्यक्ति को समझ में भी आए कि इसके अंदर का गूढ़ तत्व क्या है। जैसा आपने बोला कि अंग्रेजी में यदि मुझे समझाना है तो शब्दों का चयन बहुत आवश्यक हो जाता है कि मैं सही शब्दों का चयन करूं जो उसके गूढ़ तत्व को समझा सके। और अपनी अपनी हर भाषा का कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ वीकनेसेस होती हैं, तो कभी कभी जो उपयुक्त शब्द है वो मिलता नहीं है, तो इसलिए समय काफ़ी उस पर लग जाता है।
परंतु ये भी हो रहा है। और चौथा और पांचवा, एक नेतृत्व के जो मेरे लेख हैं, आलेख हैं, उनका संकलन हो रहा है। और जो मेरी निगोशिएशन की ये किताब है, इसका हिंदी अनुवाद जो मैंने लिख दिया है। क्या शीर्षक देंगे आप इसको? आप यदि इसी का शीर्षक देखें तो शीर्षक के मामले में मेरी क्रिएटिविटी एकदम शून्य है। तो मैंने इसका भी नाम निगोशिएशन लिखा था। अच्छा। उसको उसको हिंदी में निगोशिएशन लिखने का विचार है। या तो किसी ने अगर और बेहतर नाम सुझा दिया तो मैं बहुत ही उस व्यक्ति का ऋणी रहूंगा। परंतु हाँ, पुस्तकें तो आ रही हैं। जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रबंध संस्थानों पर बहुधा कुछ लोग यह आरोप लगाते हैं कि इनमें विविधता पर इतना बल नहीं दिया जाता, डाइवर्सिटी नहीं है। और यहाँ तो भारत देश ऐसा है जहाँ लोग सब स्थानों पर सब मनुष्यों की जाति कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही लेते हैं। तो आप भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ में रहे हैं, आप भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर के निदेशक हैं। आपका इन आरोपों पर क्या कहना है? डाइवर्सिटी है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि वो डाइवर्सिटी को बड़े एक संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं। डाइवर्सिटी को कभी जेंडर के दृष्टिकोण से देखा जाता है, डाइवर्सिटी को कभी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं बाहर के लोगों को भी बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ जब एक्रेडिटेशन बॉडीज़ आती हैं तो बोलते हैं आपके पास तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है ही नहीं, तो आपके पास डाइवर्सिटी नहीं है। तो मैं उनको बताता हूँ कि भारत के दो प्रदेशों के बीच में जो भिन्नता है वो यूरोप के दो देशों के बीच में भी नहीं है। तो हमको डाइवर्सिटी को इस दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा। IIM जैसा उनका प्रारूप है उसमें देश के हर प्रदेश से लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जो बाकी कॉलेजेस होते हैं स्टेट में, उसमें अधिकतर आप देखेंगे कि उसी प्रदेश के छात्र छात्राएं हैं। लेकिन जितने भी IIMs हैं उसमें पूरे देश से लोग आते हैं। तो एक डाइवर्सिटी तो मूलभूत रूप से है ही IIMs के अंदर जी। वो जो प्रदेशों के बीच की भिन्नता है। उसके अलावा हमको तो रिजर्वेशन का फॉलो करना ही पड़ता है। तो उसके जो SC, ST, OBC और EWS कैटेगरीज हैं उसके लोग हैं। हाँ, एक चीज़ ये जो डाइवर्सिटी में पहले नहीं थी हमारे आपके समय में, वो ये थी, मुझे अभी भी याद है कि जो मेरी क्लास थी IIM अहमदाबाद में, उसमें हम लोग 90% इंजीनियरिंग पुरुष थे। 90% पुरुष भी थे और 90% इंजीनियर भी थे। तो उसके लिए IIM इंदौर ने एक डाइवर्सिटी फैक्टर रखा है जिसमें जो कि महिलाएं हैं उनको और जो नॉन इंजीनियर हैं उनको कुछ हम एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। और उससे हम वो भी डाइवर्सिटी ले आए हैं कि जो पढ़ाई का क्षेत्र है आपका, जो ग्रेजुएशन है उसमें भी डाइवर्सिटी आए और जेंडर की। इस समय छात्रों और छात्राओं का क्या अनुपात होगा? लगभग 60-40, 60 मेल 40 फीमेल, उसी तरह से लगभग 60 इंजीनियर। तो 90-10 से लेकर 60-40। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है, बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। धन्यवाद। और अब चलते हैं, कुछ त्वरित प्रश्न लेते हैं, रैपिड फायर राउंड, और आपसे उनके शीघ्र उत्तर हम चाहेंगे। IIM लखनऊ अथवा IIM इंदौर, इनमें से श्रेष्ठ कौन है? IIM इंदौर। आप वहां इसलिए अथवा भारत से बाहर आपका प्रिय देश? पोर्चुगल। कारण? पोर्चुगल में भी खासकर लिस्बन जो उसकी राजधानी है वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है जी। और उसके पास जल भी है, एक बहुत सुंदर नदी भी है जी। और पोर्चुगल में एक टार्ट्स मिलते हैं जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। अच्छा। और पोर्चुगल, लिस्बन ऐसी जगह है जिसको आप चल चल के वहाँ जा सकते हैं। आप कुक्कुर पालते हैं पर बिल्ली नहीं, क्या कारण है? यदि आप कुकुर की सेवा करते हैं तो कुकुर को लगता है कि आप ईश्वर हैं। यदि आप बिल्ली की सेवा करते हैं तो बिल्ली को लगता है कि वो ईश्वर है। इसलिए श्वान ही व्यक्ति का प्रिय मित्र हो सकता है। अंत में, सेवानिवृत्ति के पश्चात आप भारत में कहाँ बसना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी सेवानिवृत्त होऊंगा। मुझे लगता है कि मैं जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ तो करता ही रहूंगा। अथवा आप रहना कहाँ चाहेंगे? जहां भी हिमालय की गोद में, जहां ईश्वर ले जाए। अभी तक मैंने वास्तव में ना तो ये सोचा है और ना मैंने कुछ किया है। मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई वाहन नहीं है अभी तक। क्या बात है। धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु राय जी, आप हमारे प्रसारणी पर आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर से लेकर अनेक विषयों पर बात की। अनेक रोचक तत्व हमें आपके विषय में जानने को मिले और आपसे बहुत कुछ सीखा। आशा है आप पुनः एक बार हमारी प्रसारणी पर आकर हमारे दर्शकों और श्रोताओं के साथ अपना ज्ञान साझा करेंगे।
आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को नमो वाह। बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद जी, आकर के बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ और आपके दर्शकों को मेरा भी नमो नमः।